हे क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स फन वसीम, जहां पढ़ाई होती है थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी इजी। मैं हूं मुबशरा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर विच इज़ लॉन्च्ड बाय सीबीएसई फॉर द सेशन ऑफ 2025 टू 26। इसका हम सेक्शन ए करेंगे आज। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, तो आज हम सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है, which process in plants is responsible for the transport of food। फूड ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा वाला प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है प्लांट्स में? तो सब फर्स्ट ऑप्शन है इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। रेस्पिरेशन है सेकंड ऑप्शन। रेस्पिरेशन जब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है जब प्लांट्स वाटर लूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट है हमारा जो कि है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन है जब प्लांट अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A person accidentally touches a hot object and withdraw his hands immediately। एक पर्सन का किसी गर्म चीज पे हाथ रखा है और उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इनवॉलेंट्री एक्शन, जो कि ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग है, ठीक है, इसके अलावा हमारा ब्रीदिंग आ जाता है, पंपिंग ऑफ हार्ट आ जाता है, ये हमारे सारे, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल एक्शन जितने हमारे हार्मोन्स के ट्रांसफर से जो एक्शंस होते हैं, सारे हार्मोनल एक्शन कहलाते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग है, वॉकिंग है, थिंकिंग है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट जो है हमारा ऑप्शन डी जो है रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, जब भी हम बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे अपने किसी भी एक्शन को कर जाते तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। यहाँ नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि किसके पास सबसे कम एनर्जी होगी किसी भी फूड चेन में। तो फूड चेन में क्या होता है भाई, फूड चेन यहाँ पर सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में आता है टर्शरी कंज्यूमर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर के पास में और सबसे कम एनर्जी आ जाती है, जो जैसे इधर हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूसर के पास सबसे कम एनर्जी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आ रहा है, तो इस पे भी कम होगी, लेकिन पहले आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो कि इस फूड चेन में लास्ट में आता है, तो सबसे कम एनर्जी जो होगी वो टर्शरी कंज्यूमर पर होगी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी इसका गलत ऑप्शन है, और करेक्ट जो आंसर है इसका वो है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर इज द राइट आंसर, क्योंकि टर्सरी कंज्यूमर हम देखते हैं कि बिल्कुल लास्ट में ट्रॉफिक लेवल पर है, जिसके पास सबसे कम एनर्जी जो है वो पहुंचती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोमेटल पोर्स ओपन्स व्हेन। स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तो क्या होगा, मतलब कब ओपन होते हैं स्टोमेटल पोर्स? तो पहला ऑप्शन है इसका, द गार्ड सेल्स स्वेल एज वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स जो है स्वेल अप हो जाएंगे जब वाटर उनके अंदर फ्लो करेगा। नेक्स्ट है, द गार्ड सेल्स श्रिंक एज वाटर फ्लोज आउटसाइड। जब वाटर बाहर की ओर फ्लो कर जाएगा तो जो गार्ड सेल्स है वो क्या कर जाएंगी, श्रिंक होंगी। बाहर फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है वो ओपन नहीं होंगी, बल्कि यहां पर क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द गार्ड सेल्स स्वेल एज वाटर फ्लोज आउटसाइड। जब वाटर आउटसाइड फ्लो हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो फिर गार्ड सेल्स स्वेल्स होंगी ही नहीं, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द गार्ड सेल्स श्रिंक एज वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे जब वाटर उसमें फ्लो करेगा, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जो कि है द गार्ड सेल्स स्वेल एज वाटर फ्लोज इनटू देम, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन 5 है, The gustatory receptors and olfactory reception in human are present in। gustatory receptors and olfactory receptors human being में कहाँ पर present होते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्किन एंड टंग रेस्पेक्टिवली। स्किन के अंदर होते हैं थर्मो रिसेप्टर और टंग के अंदर होता है olfactory receptors।
सॉरी गस्टेटरी रिसेप्टर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्किन में थर्मोरिसेप्टर और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गस्टेटरी रिसेप्टर पूछा है हमसे और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है नेसल कैविटी एंड आईज रिस्पेक्टिवली। नेसल में तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे, लेकिन आईज के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टंग एंड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टंग एंड नेसल कैविटी रेस्पेक्टिवली। तो टंग के अंदर होते हैं हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स और नेसल कैविटी में होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टंग एंड नेसल कैविटी रेस्पेक्टिवली, यानी इसका जो सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रब कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, which portion of the brain is responsible for the precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body। इनमें से बताना है कि ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट है या कौन सा पोर्शन है जो कि पोस्चर और बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ एक एक करके हम सबके फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेडुला की। तो मेडुला जो है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मेडुला कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग रेट आ जाता है हमारा, हार्ट रेट आ जाता है हमारा, ब्लड प्रेशर आ जाता है, ये सारे के सारे कौन कंडक्ट करता है? हमारा मेडुला करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि हमारे अंदर हंगर है, स्लीप साइकिल है, टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या काम करता है? सेरेब्रम थिंकिंग का काम करता है, लैंग्वेज का काम करता है, रीजनिंग का काम करता है। तो ये जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन है एक तरह से, वो सारे के सारे कौन कर रहा है? हमारे सेरेब्रम। बट यहाँ हमसे स्पेशल पूछा गया है कि बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन जो करता है वो करता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेरेब्रम इज द करेक्ट आंसर विच कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड विद इकोसिस्टम। हमें इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोसिस्टम से रिलेटेड कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ हमें पूछा है इकोसिस्टम के बारे में। आगे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमारा इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इकोसिस्टम वही होता है जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर के जो बना होता है उसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। उसके बाद दूसरा है गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गार्डन और क्रॉप जो है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होते हैं, क्योंकि गार्डन भी इंसान अपनी मर्जी से करता है, पर्सन कोई भी, और फील्ड में भी उसकी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक विंड, सॉइल एटसेट्रा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स बताया कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिजिकल फैक्टर जैसे कि विंड, सॉइल एटसेट्रा, जो कि गलत है बिल्कुल, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर विंड है, सॉइल है, ये लिविंग नहीं होते हैं। तो ये इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक जो हमें करेक्ट मिला वो मिला फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। थर्ड हमारा रॉन्ग है। फोर्थ पर आ जाते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं होता। बाकी पॉन्ड्स, लेक होते हैं हमारे नेचुरल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बट फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद लास्ट है द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो कि बिल्कुल अगेन करेक्ट आंसर है कि किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में क्या बनाते हैं? हमारा कोई भी इकोसिस्टम जो है वो एक कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिले वो मिला है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। देख लेते हैं कौन सा है करेक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है हमें वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है जिसमें बता रखे हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन रीजन इसमें हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो असर्शन है वो देख लेते हैं क्या है। ओजोन एट हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर के हाई लेवल पर जो ओजोन है वो ह्यूमन बीइंग यानी ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल है। ह्यूमन बीइंग नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजन, ओजोन शील्ड्स द सरफेस
ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। तो जाहिर सी बात है सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ओजोन उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, जिसमें ये बता रखा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन से असर्शन रीजन है। तो यहां पर है हमारा असर्शन दिया हुआ है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल की जाती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्लांट अपना खाना जब खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो गलत है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होती है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। तो यहाँ इसका जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है वो ये है कि ए इज ट्रू बट आर इज फर्स्ट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ जाते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन 10 जो है वो ये है, हाउ द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पूछा गया है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म नेगेटिव जियोट्रोपिज्म से किस तरह अलग है और इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के ग्रीन कलर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब यहाँ पर ये इसके रूट्स हैं। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब है जब मूवमेंट होता है किसी भी प्लांट का ग्रेविटी के साइड। मैं पहले इसको सारा रब कर देती हूँ ऊपर वाला। तो जियोट्रॉपिज्म होता है जब मूवमेंट होगा कहां पर, ग्रेविटी की साइड मूवमेंट होगा, तो वो कहलाता है हमारा जियोट्रॉपिज्म। तो यह हम बताने कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कैसे अलग है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म से। अगर मूवमेंट ऑफ रूट हो रहा है जो कि ग्रेविटी की ओर हो रहा है तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और वहीं जो अपवर्ड की डायरेक्शन में, जो ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स का, जो हाइट बढ़ रही है लेकिन टुवर्ड्स द सनलाइट, तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इस तरह से डिफरेंट है। और हमने एग्जाम्पल भी ले लिया कि प्लांट का हमने एग्जाम्पल बनाकर दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जो कि है क्वेश्चन 11 है, डिस्क्राइब हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड एंड डाइजेस्ट इट, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय इट। तो हमें यह बताना है कि अमीबा अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है और ये कौन सा वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई करता है, मतलब इसकी कौन सा वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। तो अमीबा अपना फूड किस तरह से लेता है, किस तरह से डाइजेस्ट करता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो अमीबा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा का वो होता है होलोजोइक, क्योंकि ये पूरे के पूरे फूड को ना एक बार में होल अंदर इनटेक कर लेता है, उसके बाद वहीं उसको मतलब इनगल्फ कर लेता है, फिर उसको वहीं डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद में उसको रिमूव करता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे होलोजोइक। अब ये किस तरह से करता है तो वो हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा करके बना के डायग्राम, कि मान लेते हैं ये अमीबा है, ठीक है, और ये है इसके लिए फूड पार्टिकल। अब इसे ये फूड पार्टिकल जो है अंदर लेकर जाना है। अब अंदर लेके जाने के लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर इसकी दूसरी स्टेज कुछ इस तरह से आएगी कि, एक मिनट, दूसरी स्टेज में यहां दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आएगी कि ये अमीबा है और ये अपना जो फूड पार्टिकल के पास आकर के इस तरह से यहाँ फूड पार्टिकल अंदर ले लेगा, इनगल्फ कर लेगा। और ये किसकी हेल्प से कर रहा है, ये कर रहा है सीडोपोडिया की हेल्प से। इसको बोलते हैं सीडोपोडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कूटपाद, जो कि ये फाल्स बनाता है, जो होते नहीं है बट एक्चुअल में होते नहीं है, लेकिन ये बनाता है। तो इसके थ्रू क्या करेगा, फूड अंदर करेगा, उसके बाद में इसकी बॉडी से कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होंगे, यहाँ पर ये क्या काम करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेगा। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद में जो भी इसके पास वेस्ट मटेरियल बचेगा वो सेम पाथ से बाहर ये रिलीज कर देगा। तो इस तरह से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी में 11 में ऑप्शन दिए हुए हैं, चॉइस है कि 1 करना है आपको या 2 करना है। मैं यहाँ पर आपको दोनों ही करा देती हूँ, मैं बी भी आपको करवा देती हूँ। बी में है, नेम एनी 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपको बताना है कि पैंक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स बताने कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस भी आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 2 कौन कौन से होते हैं इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट वाला होता है हमारा, जो पैंक्रियास के अंदर पाया जाता है, वो होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज।
पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है यहाँ पर वो होता है लाइपेज, जो कि पेंक्रियास के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च वगैरह होते हैं उसको सिंपल में कन्वर्ट करके माल्टोज बना देता है। तो ये बनाता है क्या, माल्टोज बनाता है। और जो लाइपेज है वो क्या काम करता है, ये फैट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये इसके दो मेन फंक्शंस हो जाएंगे दोनों के, कि क्या पेंक्रियास के दो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और उनके फंक्शंस क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि है, ये नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनी डायरेक्शनल इन अ फूड चेन। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शन होता है किसी भी फूड चेन में, जो कि हमने पढ़ा है लास्ट वाले चैप्टर हमारा जो है इन्वायरमेंट वाला। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन कंप्राइजिंग 4 ट्रॉफिक लेवल। हमें 4 ट्रॉफिक लेवल लेकर के बताना है इसको, इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ट्रॉफिक लेवल ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर ग्रास। ग्रास को कौन लेगा भाई, ग्रास को खाएगा कौन, ग्रास होपर। और ग्रास होपर को कौन खा लेगा, ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग। और फ्रॉग को मान लेते हैं खा लिया किसने, स्नेक ने। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रास जो है वो है प्रोड्यूसर, और जो ग्रास होपर है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, और जो फ्रॉग है वो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो स्नेक है वो है हमारा टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल ग्रास जो है वो 1 पर आ जाएगा, ग्रास होपर जो है वो 2 पर आ जाएगा, ग्रास जो फ्रॉग है वो 3 पर आएगा, और जो स्नेक है वो आ जाएगा ट्रॉफिक लेवल 4 पर। और हमसे यहाँ पर 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही पूछे गए कि 4 ट्रॉफिक लेवल बताने हैं। अब हमें रीजन बताना है, मतलब इसको अपने जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो अगर जैसे यहाँ से जो यह मैं यहाँ में एक टॉपिक और आपको क्लियर करा दूँ, 10% लॉ वाला, कि ग्रास के पास जो भी एनर्जी है वो एनर्जी जो ग्रास होपर पर ट्रांसफर होगी वो इसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। बाकी 90% एनर्जी तो यहाँ यूज हो जाती है, हीट में यूज हो जाती है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वहाँ यूज हो जाती है। आगे सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, और ग्रास होपर से फ्रॉग के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। बाकी एनर्जी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अब जो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई है वो तो सिर्फ 10% हुई है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि ये वापस से बैक फ्लो नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होता है, ये हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। तो फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और मैंने कोशिश की है हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर